अब जब यहाँ पर आप लोग इतनी चीज समझ चुके हो, जस्ट बेसिक सारे सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कोई नया कॉन्सेप्ट अभी मैंने पुट ऑन नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर एक बैक्टीरिया जो कि लगभग 20 to 30 मिनट में रिप्रोड्यूस कर लेता है, हर 20 से 30 मिनट में बैक्टीरिया जो है वो बाइनरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है, तो अगर मैं बात करूं फेवरेबल कंडीशन, लेट मी अज्यूम कि यहाँ पर कंडीशन एकदम फेवरेबल है, then in that case बैक्टीरियल सेल्स जो है, अगर आप उसको 24 घंटे में अगर आप डिवाइड होकर छोड़ दो, आपने एक बैक्टीरिया लिया और आपने छोड़ दिया उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई देने की, भाई तो 24 घंटे तक डिवाइड होते रहे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि यहाँ पर जो मुझे कहना चाहिए, जो बैक्टीरिया था सिंगल बैक्टीरिया विद इन 24 आवर्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो मल्टीप्लाई होकर के लगभग 281 ट्रिलियन 475 बिलियन इन नंबर हो जाएगा, जिसका वेट होगा 110 ग्राम्स, ठीक है। 24 घंटे में बैक्टीरिया इतना ज्यादा डिवाइड कर लेते हैं, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर तो ऑब्वियसली याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, बड़ा नंबर है, लेकिन हाँ दिस वेट बी रिमेंबर्ड, ठीक है। और मेन पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है दैट इज कि 20 to 30 मिनट्स में एक बैक्टीरिया बाइनरी फिशन कंप्लीट कर लेता है ना। तो 24 आवर्स में दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 281 बिलियन 475 बिलियन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये इतने टोटल हमारे पास बैक्टीरिया हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब 281.475 ट्रिलियन आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, जिसका टोटल वेट है 110 ग्राम्स। बेटा जैसे ही लगने लगे अब समझ में नहीं आ रहा है, कंटेंट ज्यादा हो गया, मुझे बोल देना, मैं क्लास वहीं पर रोक दूंगा। मोटिव अगेन मैं बता दूं, आपको समझाना है, आपको ओवरबर्डन करना नहीं है ना, इसका तो ध्यान रखें। चलिए, तो बाइनरी फिशन के टाइप्स की हम लोग बात करते हैं। मैं ये डेफिनेशन आपको बाद में दिखाऊंगा, लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द डायग्राम, हम सीधे डायग्राम से समझते हैं। बाइनरी फिशन के टाइप की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो बाइनरी फिशन हमें जनरली तीन तरीके का देखने का मिलता है, तीन तरीके के देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है इरेगुलर बाइनरी फिशन, जो है सबसे नीचे बना हुआ है, जो आप लोग इतने टाइम से बाइनरी फिशन बनाते चले जा रहे हो और किताबों में देखते चले आ रहे हो, ये है इसका सिंपल सा एग्जांपल, अमीबा। अमीबा की अगर मैं बात करता हूँ, ये अमीबा आपके सामने है, तो इसमें हमें इरेगुलर बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। इरेगुलरली बाइनरी फिशन मतलब क्या, इरेगुलर बाइनरी फिशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाए, वो चाहे तो स्लैंटिंग प्लेन से मतलब ऑब्लिक प्लेन से डिवाइड हो सकता है, वर्टिकल डिवाइड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो सकता है, कहीं भी किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बाइनरी फिशन को हम क्या कह देंगे, इरेगुलर बाइनरी फिशन कह देंगे। ये बाइनरी फिशन क्या हो गया, इरेगुलर बाइनरी फिशन। ध्यान देने वाली वापस से एक और चीज, यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, जो साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल का डिवीजन हो रहा है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले एक बात कर रहा हूं, ये वाली साइटोकाइनेसिस, ये आपका नॉर्मल सेल, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ मतलब कैरियोकाइनेसिस, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और साइटोकाइनेसिस चालू हो गया और डॉटर सेल बन गया। साइटोकाइनेसिस हमेशा ध्यान देना बेटा, कैरियोकाइनेसिस का परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, जी हाँ, मैं मैथ्स वाले परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर अगर कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन ऐसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, सेल का डिवीजन कैसा होगा, वर्टिकल प्लेन में होगा, 90 डिग्री के एंगल पे। अगर कैरियोकाइनेसिस ऐसा हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस अगर वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। वहीं अगर कैरियोकाइनेसिस ऐसा डायगोनली जा रहा है, तो साइटोकाइनेसिस कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इरेगुलर बाइनरी फिशन, ये होता है इरेगुलर बाइनरी फिशन। अब इरेगुलर बाइनरी फिशन, जैसा मैंने कहा एग्जांपल यहाँ पर आपका आ गया। इरेगुलर बाइनरी फिशन के बाद हम दूसरा बाइनरी फिशन देखते हैं, जो ये है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की मैं बात करता हूँ, तो ये ऐसा बाइनरी फिशन है जिसमें यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है दैट वुड बी डिवाइडेड, या उसमें साइटोकाइनेसिस जो होगा, जो फिशन होगा, दैट विल बी अलोंग इट्स लेंथ। इसके लेंथ वाइज क्या होगा, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, बाइनरी फिशन, ठीक है। लेंथ वाइज या वर्टिकल प्लेन आप कह लो, अगर सीधा सीधा है आपको वो ऑर्गेनिज्म, तो वर्टिकल प्लेन में या लेंथ वाइज आपको यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी फिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपके सोचे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के बारे में, तो ट्रांसवर्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा बाइनरी फिशन जिसमें विड्थ के अलोंग या मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। ऐसा डिवीजन जिसमें बाइनरी फिशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, या मैं कहूँ विड्थ के अलोंग है, तो वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पर कहलाता है बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशन। आप लोग चाहें तो आप लोग के सामने ये डेफिनेशन है, आप लोग एक बार ये देख सकते हैं। प्लीज आप एक बार इसको देख लें, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कुछ पूछना है बच्चों? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको अभी तक की सारी चीजें क्लियर है, तो आप लोग मेरे को प्लीज थम्स अप दिखा दो, तो मेरे को चीजें समझ में आ जाएगी। बी श्योर कि आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मल्टीपल विजन। हम लोग मल्टीपल मल्टीपल विजन के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल विजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये एक ऐसा डिवीजन है जहाँ पर पेरेंट बॉडी जो है वो स्मॉल डॉटर सेल्स में डिवाइड तो होती है, लेकिन एक बार में यहाँ पर दो से ज्यादा डॉटर सेल्स, डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मेनी स्मॉल डॉटर सेल्स या डॉटर इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली व्हिच फर्दर ग्रोस इनटू एन एडल्ट, है ना। हर एक उनमें से क्या होता है, एडल्ट में ग्रो करता है। इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एग्जांपल प्लाज्मोडियम व्हिच कॉजेस मलेरिया, जिसका सीजन अभी आने वाला है, गर्मियां चालू हो चुकी है, गर्मियों के बाद ही हमारा मलेरिया का सीजन आ जाता है ना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आप जो एग्जाम्पल समझ रहे हैं वही एग्जाम्पल है, दैट इज प्लाज्मोडियम। ये यहाँ पर प्लाज्मोडियम का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम होता है, वो क्या करेगा, उसमें मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ क्या होते हैं, आप चाहें तो यहाँ साइमल्टेनियसली देख भी सकते हैं। अच्छा पहले सुन लो फिर देख, है ना, वरना आप लोग स्टार्ट हो जाओगे समझेगा। तब यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ कि यहाँ पर मल्टीपल विजन कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। मतलब एक जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लिए। कैरियोकाइनेसिस जब हो गया, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, तो हर न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो इकट्ठा होगा, जो कि ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है। साथ ही में वहां पर क्या होगा, उस न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के अराउंड क्या होगा, एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। अब जब ये मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई, तो क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है किसका, डॉटर सेल का। अब ये डॉटर सेल्स, बहुत सारी डॉटर सेल फॉर्म हो चुकी है और ये पेरेंट सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब ये जो पेरेंट सेल है, ये जो पेरेंट सेल है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, अब ये क्या कहलाएगी, ये पूरा कहलाएगा सिस्ट। ये क्या हो गया, सिस्ट। अब ये सिस्ट क्या होगा, लेटर ऑन बर्स्ट हो जाएगा, मतलब ये जो ये मेम्ब्रेन है सिस्ट की, वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रप्चर होने के कारण जितने भी डॉटर सेल्स हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे, और हर एक डॉटर सेल अब एक नया इंडिविजुअल बनेगा। मतलब एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअल तो है, लेकिन अब हर एक डॉटर सेल क्या होगा, एक एडल्ट में ग्रो होगा। ठीक है, यह है मल्टीपल विजन। मैं आप लोग को यहाँ पे स्टेप दिखा देता हूँ, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इनटू इट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियर डिवाइड होगा, हर न्यूक्लियर जो है वो साइटोप्लाज्म से और एक मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाएगा, और बाद में पेरेंट सेल जो है वो रप्चर हो जाएगा, जिसको हमने सिस्ट कहा है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे।
बहुत बेसिक सा है, ये आप लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बिल्कुल वही बताया, ठीक है। लेकिन अब ट्विस्ट यहां पर आता है जो आपको पढ़ना है, अमीबा। बेटा अमीबा में हमने देखा बाइनरी फिशन होता है, लेकिन जब अमीबा को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब कंडीशन जब उसके फेवर में नहीं होती, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो उस दौरान क्या होता है, अमीबा जो है वो मल्टीपल फिजन करता है, और उस मल्टीपल फिजन के दौरान वो क्या बना लेता है, वो स्पोर बना लेता है ना। मल्टीपल फिजन से वो क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। तो हम अमीबा में जब मल्टीपल फिजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उस मल्टीपल फिजन को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, वो नाम है बेटा स्पोर्युलेशन। ये देखो ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पोर्युलेशन, स्पोर्युलेशन, ठीक है। मल्टीपल फिजन इन अमीबा इज नोन एज स्पोर्युलेशन। और स्पोर्युलेशन में क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या करेगा, पेरेंट सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा हो गया, मेम्ब्रेन बन गई। अब ये मेम्ब्रेन जो बनी, तो यहाँ बहुत सारे डॉटर सेल बन गए। अब ये हर जो डॉटर सेल है, ये हर एक डॉटर सेल जो होता है, ये अब एक सिस्ट के साथ में रहता है, मतलब हर एक डॉटर सेल के अराउंड में क्या है, सिस्ट। अभी मल्टीपल फिजन में अपन ने पढ़ा था पूरा पेरेंट सेल जो है वो सिस्ट होता है प्लाज्मोडियम में, इसमें पेरेंट सेल सिस्ट नहीं होता, इसमें हर एक डॉटर सेल सिस्ट की तरह काम करता है, हर एक डॉटर सेल के अराउंड क्या है, सिस्ट है। अब जब हर एक डॉटर सेल के अराउंड सिस्ट है, तो क्या होगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा। ये क्या होगा, पेरेंट सेल यहाँ पर रप्चर होगा, जैसे पेरेंट सेल रप्चर हुआ, सारे डॉटर सेल बाहर रिलीज हो गए, या मैं कहूँ सारे के सारे डॉटर सेल नहीं, वो अभी है क्या, स्पोर। तो यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे स्पोर्स बाहर क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो इनका ये जो डॉटर सेल है, या जो मैं कहूँ ये जो स्पोर है, इसमें इसके अराउंड जो सिस्ट थी वो ब्रेक होगी, वो रप्चर होगी, और यहां से एक नया अमीबा निकल करके आ जाएगा, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली क्या होगा, एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है हमारा क्या, स्पोर्युलेशन, या स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन फाउंड इन अमीबा, तो याद रखिए, ठीक है। कभी अगर आपके नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा परफॉर्म्स, और आपके सामने चार ऑप्शन रख दिए जाए, जिसमें एक ऑप्शन मल्टीपल फिजन हो और एक ऑप्शन स्पोर्युलेशन हो, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर स्पोर्युलेशन है। आप स्पोर्युलेशन मार्क करके आए, मल्टीपल फिजन मार्क ना करें, ठीक है। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, तो यू विल हैव टू मार्क स्पोर्युलेशन फॉर अमीबा। प्लाज्मोडियम पूछा तो आप अभी क्या लिखोगे, प्लाज्मोडियम के केस में तो स्पोर्युलेशन होता ही है, बताओ मल्टीपल फिजन ही मार्क करके आओगे, लेकिन इसके केस में आपको स्पोर्युलेशन मार्क करना पड़ेगा, ध्यान देना दोस्तों, है ना। अगले पार्ट पे आते हैं, अगले टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, व्हिच इज नोन एज बडिंग। बडिंग की बात करूं तो यहाँ क्या होता है, इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन, जो कि आगे जाकर के जिसको हम नाम देते हैं बड, जो कि एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ये जो आउटग्रोथ है, ये बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली पेरेंट बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, और जब यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, तो दिस बड माइट सेपरेट, ये इंडिविजुअल जो है ये सेपरेट हो सकता है, या ये पेरेंट बॉडी के ऊपर भी रह सकता है। दोनों तरीके से इट कैन सर्वाइव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ बडिंग की मैं जब बात करता हूँ, तो बडिंग बेटा हमें दो तरीके की देखने को मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन की बड फॉर्म कहां पर, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बड, या डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ बड, वी कैन क्लासिफाई बडिंग इनटू टू टाइप्स। दो टाइप कौन से होते हैं बेटा, एक होता है एक्सोजेनस बडिंग, एक होता है एंडोजेनस। आप ध्यान दीजिएगा, एक्सोजेनस एंडोजेनस, एक्सो बाहर, एंडो अंदर, एक्सोजेनस बाहर, एंडोजेनस अंदर। देखिए एक्सोजेनस बडिंग में क्या होता है, बड जो है वो बॉडी के, पेरेंट बॉडी के बाहर आउटर सरफेस पे, आउटर साइड पे ग्रो करती है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं एक्सोजेनस बडिंग। एग्जांपल ये है आपके सामने ईस्ट का, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट के बाहर बॉडी के आउटर सरफेस पे क्या होता है, बड फॉर्म होता है, वो बड आगे जाकर के ग्रो होता है, डेवलप होता है, बड़ा होता है, और अगर वो पेरेंट से स्प्लिट हो गया तो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, नहीं तो वो चाहे तो साथ में भी रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि जनरली सेपरेट ही। अब ये तो हो गया एक्सोजेनस बडिंग, मतलब बॉडी के आउटर साइड पे क्या होगा, बड। एक होता है एंडोजेनस, बॉडी के अंदर बड फॉर्म होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस,
जो कि हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस। ये देखिए एंडोजेनस बडिंग, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्जेस में जो हमें बडिंग देखने को मिली, ये बडिंग जो होती है इस में जो बड फॉर्म हो रहे हैं, जो इंटरनल बड फॉर्म, उनको हम नाम देते हैं जेमिन्यूल्स। तो एंडोजेनस बडिंग क्या है? एंडोजेनस बडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ बड इनसाइड द बॉडी या ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है? बड का फॉर्मेशन होता है, और इन बड को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो नाम है जेम्यूल्स। वो नाम है बेटा जेम्यूल्स। ये देखो ये लिखा हुआ जेम्यूल्स। अब यहां मैं बात करूं तो एक फुल्ली डेवलप्ड जेम्यूल जो है वो क्या होता है? स्पॉन्ज के बाहर रिलीज कर दिया जाता है और तो वाटर में फ्लोट करता रहता है, और जहां उसको एक अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट या एंकर करने की जगह मिलेगी वहां वो क्या कर लेगा? जाकर के चिपक जाएगा और एक नया बड, सॉरी, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है बच्चों? तो आप मेरे को प्लीज थम्स अप दिखा दें। अब यहाँ पर हमें ये वाली जो बडिंग है ये हमें देखने को मिल जाती है एंडोजेनस बडिंग इन एक स्पेसिफिक स्पॉन्ज दैट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला आपको याद होगा, स्पॉन्जिला इज दी ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला जो है इट इज दी ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो उसमें हमें ये वाली बडिंग एंडोजेनस बडिंग देखने को मिलती है, उसमें बॉडी के अंदर क्या होता है? बड फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर ये जो जेम्यूल्स है हमें इनका स्ट्रक्चर देखना है, इनका स्ट्रक्चर समझना है। इनके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, आप आपके एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये डायग्राम बड़ा कलरफुल सा रंग बिरंगा सा दिया हुआ है। मतलब मुझे कलरफुल डायग्राम मैं आपके सामने फिलहाल नहीं रख पाया, चलो आपके पास कलरफुल डायग्राम हो जाएगा, बट राइट नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम जिसमें आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में तो आ जाए। तो यहाँ जब हम बात करते हैं जमीन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखती है आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन दिखती है वो है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है इनके बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसका नाम होता है क्या? अंदर यहाँ पर जो सेल्स है उनको प्रिवेंट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड। इसी जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर है बीच बीच में, है ना। इन्हीं नीडल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? इन्हीं नीडल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा स्पिक्यूल्स। These are needle-like structures which work as skeleton of this gemule. ये इस जेम्यूल के स्केलेटन की तरह काम करते हैं। मतलब ये भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अंदर के सेल्स को। ये अंदर के सेल्स को करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बचाते हैं। अब ये जो मैं बार बार कह रहा हूं अंदर के सेल्स, ये अंदर के सेल्स होते हैं बेटा आर्कियोसाइट्स, तो हम लोग नाम देते हैं आर्कियोसाइट्स। और आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल और आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, माइक्रोपाइल, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्पिक्यूल्स, ये सारे बीच में स्पिक्यूल्स। तो यहाँ आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आप देखोगे जेलेटिनस मटेरियल रहता है जिसका काम है जेम्यूल को प्रोटेक्ट करना। फिर मैं बात करूं यहाँ पर स्पिक्यूल की, तो स्पिक्यूल भी क्या है? नीडल लाइक स्केलेटन, स्केलेटल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, इसका नाम भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। माइक्रोपाइल की बात करूं तो माइक्रोपाइल इज दी ओपनिंग ऑफ जेम्यूल जहां से आर्कियोसाइट्स बाहर निकल, जहां से ये आर्कियोसाइट्स के बाहर जाए। अब ये आर्कियोसाइट बाहर जा रहे हैं ये तो ठीक। अब यहाँ क्या समझना है? दरअसल ये आर्कियोसाइट जो होते हैं ये एग्जैक्टली जो कैसे करता है अपन वो समझते हैं, है ना। स्ट्रक्चर तो अपन ने देख लिया। क्या होता है? ये जेम्यूल जो है जैसे ही ये स्पॉन्ज के अंदर से निकला, अब ये घूम रहा है पानी में, पानी में घूम रहा है, फ्लोट हो रहा है, इधर उधर जा रहा है। इसको जैसे ही एक अटैच होने की जगह मिली, इसको एक क्या मिला? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब एक कोई स्टेप चीज मिल गई जिसके ऊपर ये अपने आपको क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है। तो ये क्या होगा? ये क्या हुआ? ये जेम्यूल आएगा और इसके ऊपर आकर के अटैच हो जाएगा। अभी अटैच कहां से होगा? माइक्रोपाइल वाले साइड। ये माइक्रोपाइल जो ये ओपनिंग है ना, ये किसकी तरफ फेस करेगी? सबस्ट्रेट की तरफ, या मैं कहूं एंकर की तरफ। इसको एंकर की तरफ फेस करना जरूरी है। ये कहां दिखेगी? एंकर की तरफ दिखेगी। एंकर की तरफ फेस करेगी या सबस्ट्रेट की तरफ फेस करेगी मैं कहूं। तो ये यहां से क्या होगा? यहां से आर्कियोसाइट्स बाहर निकलेंगे और वो आर्कियोसाइट्स जाकर के कहां चले जाएंगे? वो उस सबस्ट्रेट के अराउंड क्या करेंगे? चले जाएंगे और वहां पर ग्रो करना चालू करेंगे एज रिजल्ट। अब ये जेम्यूल से जो नया स्पॉन्ज बनेगा वो उसी सबस्ट्रेट पे चिपक के रह जाएगा और वो उसी के साथ ही उसी के ऊपर ही रहेगा।
स्टिफली उसी से अटैच रहेगा। क्या इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों? yes, तो दिस इज हाउ जेम्यूल्स यानी कि जो एंडोजिनस बर्ड है उससे एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है बेटा स्पॉन्जेस, which can be observed in sponges. Now ये हम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल्स देख चुके हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? आज हम लोग सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक बेसिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्लांट्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे, है ना। आज मैं यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन के बाद एक और चीज बची है वो कंप्लीट करके आई वाइंड द क्लास फॉर टुडे, ठीक है। एंड बच्चों अभी अपने पास में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर लगभग 4 मिनट बचे हुए हैं। तो जैसे ये मीटिंग एंड होगी अपना, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पार्ट रह जाएगा तो आप लोग वापस से रिज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट हम लोग आगे टॉपिक कंटिन्यू करें। बट मैं कहता yes, हूँ अपन 1 मिनट क्या करते हैं, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, अपन एक बार रिज्वाइन कर ही लेते हैं, है ना। yes, अपन रिज्वाइन कर ही लेते हैं।